हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री का 50 गो वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो आपके फाइनल इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। आपके एग्जाम में जितना प्रश्न आएंगे सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखे। फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखे। तो आप लोग लिखिएगा, इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त किसी पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार किसी भी इलेक्ट्रोड से मुक्त किसी पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इसी को फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिएगा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है शॉटकी दोष क्या है। शॉटकी दोष क्या है? इस दोष में अव्ययी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर गायब हो जाते हैं। इसे शॉटकी दोष कहा जाता है। इस दोष में अव्ययी कण होते हैं अपने जालक बिंदु को छोड़कर गायब हो जाते हैं। इसे शॉटकी दोष कहा जाता है। जैसे आप लोग देखिएगा जितना रेड वाला बिंदु है सब अव्ययी कण है और ये क्या होता है अपने स्थान से गायब हो जाता है। जैसे में आप लोग यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से गायब हो गया है तो इसको शॉटकी दोष बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रैंकल दोष क्या है। फ्रैंकल दोष क्या है? इस दोष में अव्ययी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतरकाशीय स्थान में चल जाते हैं। इसे फ्रैंकल दोष कहा जाता है। इस दोष में अव्ययी कण होते हैं अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतरकाशीय स्थान में चल जाते हैं। इसे फ्रैंकल दोष कहा जाता है। जैसे में आप लोग देखिएगा, जितना ब्लैक वाला बिंदु है सब अव्ययी कण है और क्या होता है अपने स्थान से क्या होते हैं छोड़कर और अंतरकाशीय स्थान में चले जाते हैं। जैसे आप लोग देखिएगा, यहाँ से हटकर और अंतरकाशीय स्थान में चला गया तो इसको फ्रैंकल दोष बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कॉपर के 2 अयस्क का नाम लिखना है। कॉपर के 2 अयस्क का नाम लिखना है। तो पहले आप लोग लिखिएगा कॉपर पाइराइट्स जिसका सूत्र होता है CuFeS2 CuFeS2। दूसरा आप लोग लिखिएगा क्यूपराइट जिसका सूत्र होता है Cu2O। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बिंदु दोष क्या है। बिंदु दोष क्या है? किसी क्रिस्टल में जालक बिंदु से अव्ययी कणों का विस्थापन से उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहा जाता है। किसी क्रिस्टल में जालक बिंदु से अव्ययी कणों का विस्थापन से उत्पन्न जो दोष होता है उसी को बिंदु दोष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा विशिष्ट चालकता क्या है। विशिष्ट चालकता क्या है? विशिष्ट चालकता को विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम के रूप में परिभाषित किया जाता है। विशिष्ट चालकता को विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम के रूप में परिभाषित किया जाता है। 8वां में आप लोग देखिएगा विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम को विशिष्ट चालकता कहा जाता है। बस आप लोग इतना परीक्षा में लिखिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम को विशिष्ट चालकता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एनिलीन HCl में घुलनशील होता है क्यों। एनिलीन है वह HCl में घुलनशील होता है क्यों? तो एनिलीन क्षारीय प्राकृतिक होने के कारण यह अम्ल HCl में घुलकर सॉल्ट का निर्माण करता है। एनिलीन क्या होता है? क्षारीय प्राकृतिक होने के कारण यह अम्ल HCl में घुलकर सॉल्ट बनाता है यानी लवण का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देखिएगा आवश्यक अमीनो अम्ल से क्या समझते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल से क्या समझते हैं? आवश्यक अमीनो अम्ल वे अम्ल है जो शरीर में संश्लेषित करने में असमर्थ हो जाते हैं, उसे आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल वे अम्ल है जो शरीर में संश्लेषित करने में असमर्थ हो जाते हैं, उसी को आवश्यक अमीनो अम्ल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देखिएगा लोहा के 2 अयस्क का नाम लिखे। लोहा के 2 अयस्क का नाम लिखना है। तो पहले आप लोग लिखिएगा मैग्नेटाइट जिसका सूत्र होता है Fe3O4। दूसरा आप लोग लिखिएगा हेमेटाइट जिसका सूत्र होता है Fe2O3। पहला आप लोग लिखिएगा मैग्नेटाइट जिसका सूत्र होता है Fe3O4। दूसरा आप लोग लिखिएगा हेमेटाइट जिसका सूत्र होता है Fe2O3।
क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देखिएगा नो, निष्ठापन क्या है? निष्ठापन क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें सांदित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है और इसमें नो धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है, इसी को निष्ठापन कहा जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें सांदित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है और इसमें धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है, इसी को निष्ठापन कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ना, भर्जन क्या है? भर्जन क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें सांदित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है और इसमें नो जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है, इसी को भर्जन कहा जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें सांदित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है और इसमें नो जल क्या होता है, वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है, इसको भर्जन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग देखिएगा नो, H2O तरल है जबकि H2S गैस है क्यों? H2O तरल है जबकि H2S गैस है क्यों? H2O में HO जो आबंध होता है ना वह प्रबल यानी मजबूत होता है, जबकि H2S में H और S का जो आबंध होता है वह दुर्बल होता है, क्योंकि S का आकार O से बड़ा होता है, इसीलिए H2O तरल होता है और H2S गैस होता है। इसको आप लोग समझिएगा। H2O में जो H और O का आबंध होता है यानी प्रबल यानी मजबूत होता है और H2S में जो H और S का बंधन होता है वह दुर्बल यानी कमजोर होता है, इसीलिए H2O तरल होता है और H2S गैस होता है। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग देखिएगा नो, लोहा के दो अयस्क का नाम लिखे। लोहा के दो अयस्क का नाम लिखना है, तो पहले आप लोग लिखिएगा मैग्नेटाइट जिसका सूत्र होता है Fe3O4। दूसरा आप लोग लिखिएगा हेमेटाइट जिसका सूत्र होता है Fe2O3। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग देखिएगा नो, दो विटामिन का नाम लिखे और उसके कमी से होने वाला रोग लिखे। दो गो विटामिन का नाम लिखना है और उसके कमी से होने वाला रोग। पहला आप लोग लिखिएगा विटामिन ए जिसके कमी से रटौंधी रोग होता है। दूसरा आप लोग लिखिएगा विटामिन बी जिसके कमी से बेरी होता है। पहला आप लोग लिखिएगा विटामिन ए जिसके कमी से रटौंधी रोग होता है। दूसरा आप लोग लिखिएगा विटामिन बी जिसके कमी से बेरी होता है। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग देखिएगा ना, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द्रव रागी तथा द्रव विरागी में अंतर लिखे। द्रव रागी और द्रव विरागी में अंतर लिखना है, तो आप लोग लिखिएगा द्रव रागी और दूसरा बगल लिखिएगा द्रव विरागी। द्रव रागी को इंग्लिश में लायोफिलिक कहा जाता है और द्रव विरागी को लायोफोबिक कहा जाता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है लायोफिलिक और लायोफोबिक में अंतर लिखे, या पूछ दे द्रव रागी और द्रव विरागी में अंतर लिखे, तो दोनों का आप लोग अंतर सेम लिखिएगा। देखिए पहला अंतर आप लोग देखिएगा ना, इसमें बड़े बड़े अणु कण के रूप में होते हैं, इसमें बड़े बड़े अणु कण के रूप में होते हैं और इसमें छोटे छोटे अणु कण के रूप में पाए जाते हैं। दूसरा अंतर आप लोग लिखिएगा, यह अधिक अस्थायी होता है। द्रव रागी क्या होता है? अधिक अस्थायी होता है और द्रव विरागी क्या होता है? कम अस्थायी होता है। द्रव विरागी क्या होता है? कम अस्थायी होता है। और इसमें लिखिएगा, इसमें आवेश की मात्रा शून्य होती है, शून्य मतलब जीरो होती है, और इसमें आवेश की मात्रा प्लस या माइनस होती है। आवेश की मात्रा क्या होती है? प्लस या माइनस होती है। 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, आरएनए और डीएनए में अंतर लिखिए। आरएनए और डीएनए में अंतर लिखना है, तो आरएनए आप लोग एक बगल लिखिएगा, दूसरा बगल डीएनए लिखिएगा। आरएनए में पहला लिखिएगा यह एक कुंडलित होता है। आरएनए क्या होता है? एक कुंडलित होता है। और डीएनए क्या होता है? द्विकुंडलित होता है। डीएनए क्या होता है? द्विकुंडलित होता है। आरएनए कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका ड्रॉ में पाया जाता है। आरएनए कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका ड्रॉ में पाया जाता है। और डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो अरुष सूत्र में पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो अरुष सूत्र में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग देखिएगा ना, अभिक्रिया पर ताप का क्या प्रभाव होता है? अभिक्रिया पर ताप का क्या प्रभाव होता है? ताप जितना ही अधिक रहता है अभिकारकों के बीच अभिक्रिया उतना तेजी से होता है। ताप जितना अधिक रहेगा ना अभिकारकों के बीच अभिक्रिया उतना तेजी से होगा। हर 10 डिग्री ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का जो वेग होता है ना वह दुगुना हो जाता है। हर 10 डिग्री ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का जो वेग होता है वह दुगुना हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग देखिएगा ना, टेफ्लॉन का एकलक लिखे। देखिए टेफ्लॉन का एकलक का नाम आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। टेट्राफ्लोरोइथीन होता है। क्या होता है? टेट्राफ्लोरोइथीन। अगर इसका संरचना कहे लिखने को तो CF2 बराबर CF2, CF2 बराबर CF2। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग देखिएगा ना, देखिए आप लोग का ना इसका पूरा PDF आप लोग को मात्र 99 रुपया में मिल जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पूरा VVI क्वेश्चन, और आपके परीक्षा में गारंटी है कि यहीं से सब प्रश्न आएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा ना,
मोलरता से आप क्या समझते हैं? मोलरता से आप क्या समझते हैं? 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलय की कुल संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलय की कुल संख्या को मोलरता कहते हैं। इसका एसआई मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलय की कुल संख्या को मोलरता कहा जाता है। इसका एसआई मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। अगला क्वेश्चन है ना, मोललता से आप क्या समझते हैं? मोललता से आप क्या समझते हैं? 1 किलोग्राम बिलियन में घुले हुए विलय की कुल संख्या को मोललता कहते हैं। 1 किलोग्राम बिलियन में घुले हुए विलय की कुल संख्या को मोललता कहते हैं और इसका एसआई मात्रक होता है मोल प्रति केजी। तो दोनों परिभाषा को आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। इसमें होता है मोलरता और इसमें होता है मोललता, तो दोनों को आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा ना, क्वांटनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं? क्वांटनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं? जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है उसे क्वांटनांक का उन्नयन कहा जाता है। जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा उसी को क्वांटनांक का उन्नयन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा ना, HIHF से शक्तिशाली अम्ल है क्यों? तो देखिए HI का अम्लीय शक्ति HF से अधिक होता है क्योंकि HI का जो बंधन लंबाई होता है ना वह HF के बंधन लंबाई से अधिक होता है। बस इसको आप लोग याद रखिएगा, HI का बंधन लंबाई HF के बंधन लंबाई से अधिक होता है, इसीलिए HI HF से शक्तिशाली अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग देखिएगा ना, थ्रेश होल्ड ऊर्जा क्या है? थ्रेश होल्ड ऊर्जा क्या है? ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारक के अणुओं के पास होती है उसी को थ्रेश होल्ड ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा, न्यूनतम मतलब होता है कम, तो ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारक के अणुओं के पास होती है उसे थ्रेश होल्ड ऊर्जा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग देखिएगा ना, अमीनो अम्ल क्या है? अमीनो अम्ल क्या है? वे अम्ल जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह और एमीन समूह दोनों उपस्थित होते हैं उसे एमिनो अम्ल कहा जाता है। जैसे आप लोग देखिएगा यहाँ पर आप लोग का कार्बोक्सिलिक समूह COOH उपस्थित है और यहाँ पर आपका एमीन समूह NH3 उपस्थित है। मतलब कि जिस अम्ल में कार्बोक्सिलिक समूह और एमीन समूह दोनों उपस्थित होता है इसी को एमिनो अम्ल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग देखिएगा ना, फॉर्मेलिन का उपयोग लिखे। फॉर्मेलिन का उपयोग लिखे। इसका उपयोग निम्नलिखित है। फॉर्मेलिन का उपयोग निम्नलिखित है। पहला आप लोग लिखिएगा, इसका उपयोग रंग या प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। दूसरा आप लोग लिखिएगा, इसका उपयोग मृत जीव तथा पौधे के परिरक्षण में किया जाता है। पहला आप लोग लिखिएगा, इसका उपयोग रंग या प्लास्टिक बनाने में होता है। दूसरा आप लोग लिखिएगा, इसका उपयोग मृत जीव तथा पौधे के परिरक्षण में किया जाता है। उसके बाद आप लोग देखिएगा ना, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, हीमाग्लोबिन में उपस्थित धातु का नाम बताएं। हीमाग्लोबिन में उपस्थित धातु का नाम बताएं। तो हीमाग्लोबिन में ना लोहा धातु उपस्थित होता है। यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन तत्व से बना होता है। हीमाग्लोबिन में लोहा धातु उपस्थित रहता है। यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन तत्व से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आप लोग देखिएगा ना, एल्युमिनियम तथा कॉपर के अयस्क के रासायनिक नाम लिखे। एल्युमिनियम और कॉपर का अयस्क लिखना है और उसका रासायनिक नाम लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट होता है। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट होता है। इसका सूत्र होता है Al2O3 2H2O। दूसरा आप लोग लिखिएगा, कॉपर का मुख्य अयस्क कॉपर पाइराइट होता है। कॉपर का मुख्य अयस्क क्या होता है? कॉपर पाइराइट होता है। इसका सूत्र होता है CuFeS2 होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ब्राउनी गति क्या है? ब्राउनी गति क्या है? जब कोलाइडी विलयन का निरीक्षण किया जाता है तो कोलाइडी कण टेढ़ी मेढ़ी रास्ते में गमन करते हैं, इसे ब्राउनी गति कहा जाता है। जब कोलाइडी विलयन का निरीक्षण किया जाता है ना तो कोलाइडी कण टेढ़ी मेढ़ी रास्ते में गमन करते हैं, इसे ब्राउनी गति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर आप लोग का सीरियल नंबर गलती हो गया। यहाँ से आप लोग का 29 से स्टार्ट हो जाएगा। तो 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, आदर्श विलयन क्या है? आदर्श विलयन क्या है? वैसा विलयन जो ताप एवं सांद्रण की स्थिति में रोल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहा जाता है। वैसा विलयन जो ताप एवं सांद्रण की स्थिति में रोल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहा जाता है। अभी आप लोग को हम बताएंगे आगे रोल्ट का नियम क्या होता है।
अगला क्वेश्चन है ना 30 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। यहाँ पर आप लोग का सीरियल नंबर सब गलत हो गया है, तो आप लोग बस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। अनआदर्श विलयन क्या है? अनआदर्श विलयन क्या है? वैसा विलयन जो टाप एवं सांडर की स्थिति में रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनआदर्श विलयन कहा जाता है। वैसा विलयन जो टाप एवं सांडर की स्थिति में रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनआदर्श विलयन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा नो, मोल प्रभाज से क्या समझते हैं? मोल प्रभाज से क्या समझते हैं? किसी विलयन में एक अवयवों के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल अवयवों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहा जाता है। किसी विलयन में एक अवयवों के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल अवयवों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है। किसी विलयन में एक अवयवों के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल अवयवों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना, उपसह संयोजक संख्या क्या है? उपसह संयोजक संख्या क्या है? किसी संकुल यौगिक में कुल लिगैंडों की संख्या को उपसह संयोजक संख्या कहते हैं। किसी संकुल यौगिक में कुल लिगैंडों की संख्या को उपसह संयोजक संख्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ना, अणु संख्यक गुण धर्म क्या है? अणु संख्यक गुण धर्म क्या है? किसी विलयन का वह गुण जो सॉलिड के मोलों की संख्या या कोरों की संख्या पर निर्भर करता है, उसके प्राकृतिक पर नहीं, उसे अणु संख्यक गुण धर्म कहते हैं। किसी विलयन का वह गुण जो सॉलिड के मोलों की संख्या या कोरों की संख्या पर निर्भर रहता है उसी को अणु संख्यक गुण धर्म कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, यहाँ पर आप लोग देखिएगा, वाष्प दाब का अवनमन से क्या समझते हैं? वाष्प दाब का अवनमन से क्या समझते हैं? जब शुद्ध द्रव या विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो वाष्प दाब घट जाता है, जिसे वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। जब शुद्ध द्रव या विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो वाष्प दाब क्या होता है? घट जाता है, जिसे वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना, हिमांक का अवनमन से क्या समझते हैं? हिमांक का अवनमन से क्या समझते हैं? जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है उसे हिमांक का अवनमन कहा जाता है। जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है इसी को हिमांक का अवनमन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, हैलोजन परिवार के कौन कौन सदस्य हैं? हैलोजन परिवार के कौन कौन सदस्य हैं? तो आप लोग देखिएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हैलोजन परिवार के सदस्य हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हैलोजन परिवार के सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है ना, पराशर दाब किसे कहते हैं? पराशर दाब किसे कहते हैं? पराशर की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर आरोपित आवश्यक दाब को पराशर दाब कहा जाता है। पराशर की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर आरोपित आवश्यक दाब को पराशर दाब कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आप लोग यहाँ से देखिएगा, संचायक बैटरी से क्या समझते हैं? संचायक बैटरी से क्या समझते हैं? वैसा बैटरी जिसे लंबे समय तक बार बार प्रयोग में लाया जाता है और जिन्हें पुनः चार्ज करके प्रयोग में ला सकते हैं। देखिए, वैसा बैटरी जिसे लंबे समय तक बार बार हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं और एक बार अगर डिस्चार्ज हो जाएगा ना तो उसको फिर हम लोग चार्ज करके प्रयोग में ला सकते हैं, उसी को संचायक बैटरी कहा जाता है। देखिए, आप लोग का ना जितना क्वेश्चन कराए ना सब एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है और इसके आगे जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को हम आगे कराएंगे। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।